वेलकम बैक टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। हमारे साथ शो में मौजूद हैं कादर अली बेग साहब, अहमद सिद्दीकी साहब और इसके अलावा डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब। हम इनसे बात करेंगे अब हाउसिंग फाइनेंस पर। जी, पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे मुशारका पर, और वी हैड सेड दैट आगे जाके हम डिमिनिशिंग मुशारका पर बात करेंगे। तो हाउसिंग फाइनेंस में ये चीज़ जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह इसकी ट्रांजेक्शन होती है? मैंने जिक्र किया था कि मुशारका की सबसे पहले दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं। एक शिरकतुल मिल्क कहलाती है, एक शिरकतुल अक़्द। शिरकतुल अक़्द वही है जो कि हमने जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप के ज़ेल में जिक्र किया कि कोई आदमी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई वेंचर है, उसके अंदर वो पार्टनरशिप करना चाहता है जिसमें कोई तिजारती मकासिद हो, तो उसको शिरकतुल अक़्द कहते हैं। दूसरी है शिरकतुल मिल्क, जिसके अंदर जॉइंट ओनरशिप होती है। कोई भी फिक्स प्रॉपर्टी है, वो दो आदमी या तीन आदमी मिलकर जॉइंट नए वेंचर के लिए ले रहे हैं, नए बिजनेस, उसमें वेंचर होना कोई जरूरी नहीं है। तो वेंचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मिसाल के तौर पे एक आदमी किसी भी एसेट को परचेज करना चाहता है जॉइंटली, ठीक है, तो दो या तीन आदमी मिलकर उसको खरीद लें, तो जब उसकी ओनरशिप आ जाएगी या को ओनरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी तो खुद ब खुद शिरकतुल मिल्क बन जाएगी। ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि डिमिनिशिंग मुशारका कहा जाता है, कि डिमिनिश के माने डिक्लाइनिंग यानी कम हो जाना। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक मकान है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। लेट से मैं मीज़ान बैंक की हैसियत से काम कर रहा हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, आपके पास 20 लाख रुपए मौजूद हैं और आप मुझसे चाहते हैं कि 80 लाख रुपए की फाइनेंसिंग लें। तो आप मुझसे कहते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं आपसे ये मकान लेना चाहता हूँ, तो आप ऐसा करते हैं कि हम इसको डिमिनिशिंग मुशारका कर लेते हैं। मतलब इसका ये है कि 80% जो है वो इस मकान को आप खरीद लें और 20% मैं फाइनेंस कर देता हूँ। तो 80-20 की इसमें जॉइंट ओनरशिप क्रिएट हो जाएगी। सही है। तो 80% का मैं मालिक हो जाऊंगा, यानी बैंक मालिक हो जाएगा, और 20% का आप उसके मालिक हो जाएंगे। लेकिन चूंकि इस मकान में रहेंगे आप, इस्तेमाल आपने करना है इसको, ठीक है, तो आप मेरा जो 80% हिस्सा है या उसकी इक्विटी है वो आप उसको किराए पे ले लेंगे। हमारे फिक़ा की इस्तिलाह में इसको कहते हैं इजारतुल मुशाह, यानी अनडिवाइडेड शेयर को आदमी किराए पे ले ले। ये फ़ुक़हाए किराम ने इसको जायज़ करार दिया है कि कोई आदमी किसी के जिस तरह एक फिक्स आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकता है, इस तरह अनडिवाइडेड शेयर को भी किराए पे दिया जा सकता है। तो मैंने 80% ऑफ माई हाउस हैज बीन रेंटेड आउट टू यू, तो आपको मैंने अपना 80% दे दिया और उसके अगेंस्ट आपसे एक पर्टिकुलर आपसे रेंटल चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है। तो दो काम हो गए, एक तो सबसे पहले हमने जॉइंट ओनरशिप क्रिएट की, उसके बाद फिर मैंने 80% आपको अपना किराए पे दे दिया। ठीक है। तीसरा मैंने एक अरेंजमेंट ये किया कि बतौर बैंक मैंने आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको मजीद सहूलत देने के लिए मैंने ये कहा कि आप अगर चाहो तो जो मेरा जो हिस्सा है, जो मेरा 80% है, इसको मिसाल के तौर पे 80 यूनिट्स के अंदर तकसीम कर लें, ठीक है। तो हर यूनिट की कीमत मिसाल के तौर पे 1000 रुपए हो गई। तो आप मुझसे कह सकते हैं, यानी मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब भी आप चाहो मुझसे मेरा हिस्सा जो 80% है, तो वो एक एक यूनिट करके 1 बाय 1 खरीदते रहना। तो आप गोया कि 80 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप जो है 1-1000 रुपए देकर मेरा हिस्सा खरीद लेंगे। इसमें आपको फायदा, उसको रेंट कहते हैं, जो आप पेमेंट कर रहा होगा क्लाइंट आपका, वो रेंट कहलाएगा? नहीं। इसमें जो मैंने आपको सबसे पहले जो जॉइंट ओनरशिप क्रिएट होने के बाद जो किराए पे दिया, तो वो उसके ऊपर जो मैं आपसे चार्ज करूंगा वो रेंट होगा। लेकिन आपको ये जो मैंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो मेरा हिस्सा फेस वैल्यू के ऊपर या उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर रीपरचेज कर लें या खरीद लें, तो उस सूरत में उसको कहते हैं कि आप यूनिट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, गोया कि मेरे यूनिट या मेरी ओनरशिप आप परचेज कर रहे हैं, बैंक की ओनरशिप आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, इस तरह मेरा हिस्सा आहिस्ता से कम होता जाएगा। इसीलिए इसको डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है वो डिक्रीजिंग पार्टनरशिप भी कह सकते हैं इसको। इसमें भी जो है जो रेंट होगा या जो एक्स्ट्रा ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर दिया जाएगा, वो भी प्री डिटरमिन्ड डिसाइड हो जाता है। जी, इसमें ये होगा कि जो मैंने 80% आपको दिया है, तो इसमें यही होगा कि हम जब 80% आपको उसका किराया चार्ज करेंगे, तो दरअसल ये देखेंगे कि 80% की हमारी कॉस्ट आई है, मिसाल के तौर पर 80 लाख रुपए। ठीक है, 80 लाख रुपए कॉस्ट आई है, तो 80 लाख रुपए अगर बिलफर्ज कोई सूदी बैंक किसी को सूदी तौर पर 80 लाख रुपए देता, तो कितना वो इंटरेस्ट चार्ज करता, तो जो जितना वो इंटरेस्ट चार्ज करता उतना वो उससे किराया चार्ज करेगा, क्योंकि उसने किराया भी दिया है। और ये एक जायज शक्ल है कि आप, शरीयत ये कहती है कि आप पैसे के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी रिबा के अंदर बताया था कि पैसे के ऊपर पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन आप अगर किसी चीज की ओनरशिप बरकरार रखते हैं, आप मिसाल के तौर में 80% का मालिक हूँ, तो गोया कि 80% उसका रिस्क मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसको उसके दरअसल रिस्क एंड रिवॉर्ड या उसका जमान जिसको अरबी में कहते हैं, वो मेरे पास है। लिहाजा मुझे हक हासिल है कि मैं इसको आपको अगर दे रहा हूँ इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं इसका आपसे किराया ले सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ 80% का, और लिहाजा उसका 80%, लेकिन इस्तेमाल आप पूरा 100% कर रहे हैं, तो गोया कि आप मेरा 80% भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा इस 80% का मुझे किराया दे दीजिए। अब इस किराया का तायुन
कि उसकी कीमत या उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। वो जैसे पहले भी अर्ज किया गया कि वो बाहमी रजामंदी से कोई भी तय की जा सकती है, उसको 10% भी कर सकते हैं, 15% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम ऐसा किराया रखते हैं कि जो कि दरअकीकत वो फैसिलिटेट करे ऐसे क्लाइंट्स को जो कि सूदी तौर पर पहले लेते थे कि कहते ये सूदी तौर पर नहीं लेना चाहते मकान को, तो हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम ऐसा किराया रखना चाहते हैं कि ताकि वो सूदी बैंकिंग के थ्रू इंटरेस्ट के ऊपर ना लें, बल्कि इतना किराया दें जितना किराया के सूदी बैंक चार्ज करते हैं, लिहाजा वो इतना किराया देकर हमसे रेंटल के ऊपर ले लें। ठीक है, तो सिर्फ उतना ही किराया देंगे और उस पर उसको मकान मिल जाएगा। अहमद अली साहब से भी इस बारे में बात करते हैं। मतलब ये बताएं कि लोग कहते हैं कि अगर हम अमाउंट भी सेम करें, लेट्स सपोज अगर मैं कोई परचेज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, मैं कन्वेंशनल में भी उतने पैसे दे रहा हूँ, मैं इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए जब ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग लेना चाहता हूँ तब भी उतने ही पैसे दे रहा हूँ। तफसील से बयान किया इस वक्त डॉक्टर इमरान साहब ने, लेकिन वो कहते हैं ये तो खाली लफ्ज़ों का लफ्ज़ बदल दिए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो किस तरह इसको आप समझाएंगे कि डिफरेंट है? ये कह सकते हैं कि गलत फहमी आती है कि भाई ये तो अगर इतनी ही कॉस्ट चार्ज हो रही है या मुझे उतना किराया इस्लामिक बैंक को देना पड़ा और इतना मैं इंटरेस्ट कन्वेंशनल बैंक को देता, तो ये एक बात हो गई। ऐसा नहीं है, जैसे इमरान साहब ने जिक्र किया कि सबसे पहले तो जॉइंट ओनरशिप क्रिएट हो रही है, घर खरीदा जा रहा है। जब आप बैंक घर खरीदता है तो इसका मतलब है कि घर का वो मालिक हो गया, ठीक है, उसका रिस्क भी, घर का जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो उसका हकदार हो गया। जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में आप देखें कोई ओनरशिप ऑफ एसेट नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि कन्वेंशनल बैंक का जना मैंने आपको एक लोन दिया है और 50 लाख रुपए या 80 लाख रुपए का लोन दिया और इस पैसे पे मुझे किराया चाहिए, घर को अगर कोई नुकसान होता है तो ये मेरा कंसर्न नहीं है। उसमें ये है कि अगर घर को नुकसान होगा तो बैंक उस एसेट का ओनर है, तो वो उसके ओनरशिप रिस्क को बेयर करता है। और जब आप इसी चीज़ के ओनर की किराएदारी, तो एक हमारे इस माशरे में कॉमन ट्रांजेक्शन है। आप किराएदारी पे अगर कोई घर किराए पे लेते हैं तो आप घर के मालिक मकान जो कि ओनर होता है उसका रिस्क बेयर करता है, इसी वजह से उस किराए का हकदार होता है। तो इस्लामिक बैंकिंग में भी जब इस्लामिक बैंक एक घर खरीद लेता है, अगर वो पार्टनरशिप पे खरीद रहा है तो उस प्रोपोर्शनेट हिस्से का हकदार वो मालिक है, उतना ही रिस्क लेता है और उसी के ऊपर वो किराया ले रहा है। और ये किराया मार्केट कंपेटिटिव रखा जाता है ताकि एक कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मिल जाए। और इसमें एक और बात, जब वो यूनिट ख़रीद रहा होता है हमारा कस्टमर, तो उसका किराया खुद ब खुद कम होता रहता है। ये एक तरह से उसका, क्योंकि डिमिनिशिंग मशार का है ना, तो बैंक की ओनरशिप कम हो रही है तो उसका सबूत वाज़े कि किराया भी कम हो गया। तो आपके लिए एज अ कंज्यूमर एक आसानी भी हो गई कि अगर आप जैसे जैसे मालिक बनते गए, और ये एक कहते हैं एक लॉजिकल बात भी और एक मुनासिब बात भी है कि अगर हम कम हिस्से के ओनर हैं, कम रिस्क ले रहे हैं, तो कम किराया हम लेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे अहमद ने बताया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड इन कर दूं शहजाद, जैसे अहमद साहब ने बताया, इमरान साहब ने बताया कि बेसिकली देखिए कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट कि मतलब नाम सिर्फ तब्दील है, इट्स नॉट ओनली दैट, यू विल हैव टू सी द एंटायर परसेप्शन। उसके परसेप्शन के पीछे जाके देखें, जो कन्वेंशनल लोनिंग होती है वो एक लोन ट्रांजैक्शन होती है, उसमें कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होती है ना। बैंक, किसी भी बैंक कहता है मैंने आपको लोन दिया है, आपने मुझे पूरा पे करना है। घर को खुदा ना खास्ता कोई कोलैटरल डैमेज हो जाती है, बैंक इज नॉट विलिंग टू शेयर द रिस्क विद द कस्टमर। That is where the difference we create between the Islamic banking and the conventional. खुदा ना खास्ता कोई collateral damage होता है, we being the owner, Islamic banking products, Islamic banking institutions, कि we take the risk along with that. खुदा ना खास्ता मिसाल के तौर पे अगर घर जल्जले से इफेक्ट हो जाती है या खुदा ना खास्ता कोई कोलैटरल डैमेज हो जाती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, कोई चीज़ आकर रैम कर जाती है घर को, ये वो, तो हम चूंकि वी आर द ओनर, ठीक है, तो वी शेयर द रिस्क विद दैट एलिमेंट। ठीक है। नाउ ये बताएं मुझे कि किन कस्टमर्स को आप केटर करते हैं, जो कि हाउस परचेज करना चाहता हो उनको सिर्फ करते हैं, या अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो एक घर की, उसमें भी आप लोग जो है फैसिलिटेट करते हैं? और तीसरी एक और चीज़ कि अगर कोई प्लॉट खरीदना हो खाली, क्या उसमें भी इस्लामिक बैंक से प्लॉट की यूटिलाइजेशन, जैसा इमरान साहब ने बताया, हमारे अहमद साहब ने बताया, हम देखिए कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स नहीं लेने वाले, इस्लामिक डजंट अलाउज यू दैट। हम लैंड से प्लॉट की परचेज के लिए प्राइसिंग नहीं, फंडिंग नहीं करते। इफ यू वांट टू बाय द प्लॉट एंड देन बिल्ड समथिंग ऑन दैट, ओके, उसको फिर हम फाइनेंस कर सकते हैं। प्लॉट को हम आपके बिहाफ पे खरीद लेते हैं, सही है, फिर आपको उसके अगेंस्ट हम आपको जो है ना बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वी प्रोवाइड यू money for that, to build that and construct that and live in that place. And when you start living in that place, then you start paying us rental. देखिए मैं आपको कन्वेंशनल से इसलिए बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा आम तबका जो है ना वो समझे इस चीज़ को, डिफरेंस है क्या। देखिए आपने कन्वेंशनल लोन लिया आज, कल से आपका जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट्स स्टार्ट हो जाती है। इस्लामिक प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या क्रिएट करते हैं, आज आपने प्लॉट लिया, ठीक है, और आपने 12 महीने के अंदर उसको बनाना होता है अंडर अग्रीड टर्म्स, 12 महीने के बाद हमारा रेंटल स्टार्ट होता है। इसमें you see,
इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं चाहूँगा कि देखें, जैसे बात हुई कि हम बाइंग के लिए जो आप घर ख़रीदना चाह रहे हो तो हम आपको फाइनेंस कर देंगे, आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो हम आपको फाइनेंस कर सकते हैं, आप रिनोवेशन करना चाह रहे हो हम आपको फाइनेंस कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो हमने डिज़ाइन के माशरिया बोर्ड ने अप्रूव की कि अगर कोई कन्वेंशनल बैंकिंग में फाइनेंस करवा चुका है अपना घर और वो वहाँ से वापस आना चाहता है तो हम उसको रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में तो घर अगर आप घर बाय करें तो घर कंप्लीट होता है, हम उसके अंदर ओनर हो जाते हैं। अगर कोई घर कंस्ट्रक्ट करना चाहता है तो हम उसको फैसिलिटेट ये करते हैं कि हम उसके साथ ज़मीन ख़रीदेंगे और फिर ज़मीन की के ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए उसको फाइनेंस करेंगे अंडर डिमिनिशिंग मुशारका। हमारी ओनरशिप उस केस में, क्योंकि एक टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसमें ज़मीन के अंदर हम अपनी ओनरशिप लेते हैं सिर्फ, ठीक है, और उसी का ज़मीन का रेंट लेते हैं। लेकिन उसको आसानी क्या देते हैं कि यूनिट परचेज जब शुरू होगी वो 12 मंथ के बाद, ताकि वो अपना उसके पास एक ब्रेक भी मिल जाए। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे, इसके बाद हम कुछ मज़ीद सवालात भी करेंगे हाउस फाइनेंसिंग के हवाले से।